आज सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में हम अपनी बातें रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात तुगलक वंश का शासक, उसका सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक बना, जिसने कि 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम फ़खरुद्दीन जौना खान या जूना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के पश्चात अबुल मुजाहिद की उपाधि धारण की थी। एडवर्ड थॉमस नामक विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक को अमीरों का युवराज कहा था। इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक को दूसरा काफिर और दूसरा यजीद कहा है। राजमुंदरी के शिलालेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। इतिहासकार इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने यह घोषणा की थी कि मेरे साम्राज्य का प्रत्येक बुजुर्ग मेरे पिता के समान और युवा व्यक्ति भाई बहराम खान की तरह है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और विद्वान शासक था। उसे अरबी, फारसी, गणित, खगोल शास्त्र, भौतिकी, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। साथ ही साथ वह एक अच्छा कवि और सुलेखक भी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन नामक एक हिंदू अधिकारी को अजीम उस सिंध की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कि हिंदुओं के त्यौहार जैसे होली आदि को मनाना सार्वजनिक तौर पर शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक सूफी संत सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने वाले पहले सुल्तान थे। यह दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवस्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। यह मजार राजस्थान के अजमेर ज़िले में अवस्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कि माउंट आबू स्थित जैन मंदिरों का दौरा किया था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का ऐसा शासक था जिसके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि वह उलेमाओं की उपेक्षा किया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। दिल्ली सल्तनत के पूरे काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। सल्तनत काल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने पर जोर दिया और इस क्रम में उसने चीन, इराक, सीरिया जैसे देशों के साथ राजदूतों का आदान प्रदान भी किया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग का गठन किया। यह कृषि से संबंधित विभाग था और इसका मुख्य कार्य पड़ती पड़ी जमीन को कृषि योग्य या कह लें उपजाऊ बनाना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए और कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था किसानों को तकाबी ऋण बांटना, जिसे सोनधर भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई एक फैसले लिए थे। उसमें एक फैसला राजधानी परिवर्तन का भी था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। यह राजधानी का परिवर्तन 1327 ईस्वी में किया गया था। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था। यह कथन लेनपुल महोदय का है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने 1335 ईस्वी में फिर अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आया था। एल्फिंस्टन नाम के विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए यह मत व्यक्त किया है कि वह विरोधाभासों का सम्मिश्रण था। जियाउद्दीन बर्नी नामक इतिहासकार ने तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान की संज्ञा तक दे डाली। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान बताया है, और जो कि बहुत हद तक सच भी था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जारी करने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को ही है। उसने अपनी तीसरी योजना के अंतर्गत यह कार्य किया था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा संबंधी किए गए प्रयोगों के कारण मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। यानी कि ऐसा सुल्तान जो मुद्रा शास्त्री हो, वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच उसने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के प्रतीकात्मक सिक्के जारी कर दिए, और यह कार्य चीन का उदाहरण देते हुए किया गया था। चमड़े की प्रतीकात्मक मुद्रा जारी करने का श्रेय भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सोने का सिक्का भी जारी किया था, जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम दिल्ली में एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की। अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को उसने नायब बारबक नियुक्त किया। ध्यान रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात यह फिरोज तुगलक ही तुगलक वंश का अगला शासक बना था। इब्न बतूता नाम का एक यात्री था। उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में अवस्थित मोरक्को नाम का एक देश है, तो यह मोरक्को का निवासी था, और 1333 ईस्वी में यह भारत यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता ने अपने संस्मरणों को किताब के रूप में संकलित किया। इस किताब का नाम किताब उल रहला है, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का मुख्य रूप में विवरण प्रदान किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से प्रभावित होकर के उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और आगे चल कर के तो 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन में राजदूत नियुक्त कर दिया गया। जैन संतों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था मोहम्मद बिन तुगलक का, और एक जैन संत जिन प्रभासूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार कहा जाता है कि आधी रात तक विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा। ऐसा करने वाला वह पहला सल्तनतकालीन शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, मेरा साम्राज्य रोगी हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होगा। वैद्य सरदार ठीक करता है, तदुपरांत बुखार हो जाता है, और वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ और हो जाता है। यानी कि यह जो साम्राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति थी, उस तरफ कहीं न कहीं इंगित करता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के पश्चात 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, क्योंकि उस समय दिल्ली में प्लेग फैल गया था, और कह सकते हैं कि दिल्ली प्लेग से बर्बाद हो गई थी, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए। एल्फिंस्टन ने यह मत व्यक्त किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण समाहित था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले
शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था। 1352 ईस्वी में सिंध में ठट्टा के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। राजधानी परिवर्तन के संदर्भ में इब्न बतूता का एक महत्वपूर्ण मत है कि अंधे और लंगड़े को भी घसीट कर नई राजधानी ले जाया गया था, जबकि बर्नी कहता है कि कुत्ते और बिल्ली तक को नहीं छोड़ा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में, जो आपके परीक्षा के संदर्भ में काम आ सकती है। मैं फिर एक और वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।